बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करने जा रही हूँ जो कि है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स के बारे में। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन की थी। फोटोसिंथेसिस का जो स्पेसिफिक जो प्रोसीजर है वो सिर्फ प्लांट में ही होता है, यानी उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर जो है वो करते हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर है वो प्लांट में भी होता है और वो एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, आज हम इसमें एनिमल्स के बारे में, यानी हम जो है वो ह्यूमन बीइंग के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आगे जाकर जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि शुरू की स्टार्टिंग में इस तरह ज़ाहिर की बताया गया है कि जो प्लांट हैं वो भी बिल्कुल एनिमल की तरह ही गैसेस को एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसीजर के दौरान। और जो मेन गैसेस दो कौन सी हैं जो वो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रहे हैं, यानी नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉस्ट्रल के थ्रू ही बॉडी से बाहर वो पास आउट कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोसीजर हो क्यों रहा है? ये प्रोसीजर हो रहा है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड से। इसी प्रोसीजर के दौरान जो कि एनर्जी जो फूड प्रोवाइड कर रही होती है, उसी दौरान जो है वो ऑक्सीजन जो है वो टेकन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गिवन आउट यानी बाहर निकाल दी जाती है। तो ये प्रोसीजर जो हुआ गैसियस एक्सचेंज का, ये जो है वो लिंक्ड कर रहा है यानी कि रेस्पिरेशन से। यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसीजर में ये मेन दो ही प्रोसीजर, मतलब ये एक्सचेंजेस होने वाली हैं, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। इसी चीज़ को अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू देखें तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के अंदर ये मेन इक्वेशन है इसकी, जिसमें ये फूड है और ये ऑक्सीजन, ये दोनों जो है इसका जो फूड का जो मॉलिक्यूल है इसका ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के साथ, या हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडाइज होगी फूड, और इसी दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर वो बनेंगे और वो एक्सहेल होंगे, यानी कि वो नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे, और साथ ही बॉडी के लिए जो है वो एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब जो रेस्पिरेटरी मीडियम है, यानी एक ऐसा मीडियम होगा जहां हमने पढ़ने जा रहे हैं हम गैसियस एक्सचेंज, तो जो रेस्पिरेटरी मीडियम होगा वहीं पर ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसीजर होगा। इक्वेटिक एनिमल्स में ये जो रेस्पिरेटरी मीडियम है वो है वाटर, यानी इक्वेटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो पानी के अंदर ही जो हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं यानी कि खुश्की पर रहने वाले जो एनिमल हैं वो उनका जो मीडियम होगा वो एयर होगा, यानी वो इन्वायरमेंट के साथ अपने गिर्द गिर्द जो हवा है उसमें जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, यानी हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कॉम्पोजिशन है या जो उसकी वैल्यू है वो है 21%, और जो वाटर वेपर्स हैं वो हैं इसमें 5%। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल में हो रही है वो हो रही होगी रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर ही। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सिंगल सेल के जो है एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटोजोअन्स कहते हैं। उनमें जो है वो रेस्पिरेटरी जो सरफेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और वो ही एक रेस्पिरेटरी सरफेस के जो है वो एक्ट करती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जो है वो जो गैसेस होंगी वो एक्सचेंज होंगी, यानी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के जो है अंदर एंटर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर पास आउट कर दी जाएगी। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो बॉडी सरफेस है वो इंटरनल सरफेस होता है, यानी उनकी बॉडी के अंदर का कोई ऐसा पार्ट होता है जिसमें जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। आगे चल के हम जब ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ लंग्स के अंदर एल्यूलाई जो हैं वो सरफेस हैं जहाँ पर ये जो गैसेस एक्सचेंज होने का अमल है वो हो रहा होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। इसमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, यानी थिन है बहुत ही, यानी कि ये पतला होता है, वेट होता है अंदर से, यानी कि जो है वो तर होगी अंदर की जो जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। परमेबल है, परमेबल का मतलब है यानी ऐसा सर्विस है जिसमें जो है वो जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी। और लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि वो जो
टोटल जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नॉस्ट्रल से लेके जो लंग्स तक का जो हिस्सा है उसके अंदर जो भी उसका वॉल्यूम है वो पूरी बॉडी से जो है वो लार्ज है। यानी टोटल वॉल्यूम अगर बॉडी का लें तो ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर के जो सेल्स हैं उनका उसका आ रहा होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है रेस्पिरेटरी सरफेस की। इट मस्ट बी सफिशेंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है और उन्हें उसके हर सेल को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी एक्सचेंज होने का जो गैसेस का अमल हो रहा हो वो जो है वो पूरी बॉडी के सरफेस से या वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने कि टोटल सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन, यानी इंसानों के अंदर ये 20 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है जो एक्चुअल उसकी बॉडी का साइज़ होता है। अगर उससे हम कंपेयर करें तो ये 20 टाइम्स जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है। क्लियर। नीचे आपको यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, यानी ये एल्वोलाई हम डिस्कस करेंगे इसको जब ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर बस आप ये देखें कि ये एल्वोलाई का सरफेस है और ये एयर सैक लाइक जो है वो पार्ट है, इसी में जो है ये आर्टरीज और वेन्स जो है वो आ रही हैं और ये जो स्मॉल ये पोर्शन है ये ब्लड कैपिलरीज दी गई हैं इसमें, और इसी सरफेस में यहीं पर जो है वो गैसेस एक्सचेंज होने का प्रोसीजर होता है। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें गैसियस एक्सचेंज किस तरह होती हैं ये मैं आपको अब ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। ह्यूमन में ये जो प्रोसीजर है रेस्पिरेशन का उसमें जो मेनली है वो 2 स्टेप्स पे कंसिस्ट कर रहा है। पहला जो है वो ब्रीदिंग है और दूसरा जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी ब्रीदिंग के अंदर ही जो है वो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं और उसके बाद जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पहुंच गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो उसके बाद बॉडी जो है वो जो अंदर ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाती है जब बॉडी के अंदर, तो फिर वो फूड के साथ जो मिलकर जो ऑक्सीडाइजिंग वाला जो प्रोसीजर है वो असल में सेलुलर रेस्पिरेशन है और उसी के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं यानी वर्टिबल कॉलम वाले जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बॉडी के इनसाइड होता है यानी कि अंदर होता है, और जो मेनली ये लंग्स में के अंदर हो रहा है और लंग्स के अंदर का एक पार्ट है एल्वोलाई, उसके अंदर जो है वो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है पेयर लंग्स, यानी पेयर की फॉर्म में जो है वो 2 लंग्स मौजूद होते हैं जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा यानी कि जो सीने वाला हिस्सा है यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कैविटी है वो है थोरेसिक कैविटी, और उससे जो निचला पार्ट होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब ये जो लंग्स हैं वो इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर ही जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा जो हैं वो एयर पैसेज वेज का मतलब है जो एयर एंटर हो रही है। इस डायग्राम में आप देखें ये एयर पैसेज वेज जो हैं वो ये हैं, यानी इसमें नॉस्ट्रल शामिल है, ट्रैकिया शामिल है, इसके बाद ये ब्रोंकस आ जाता है, तो ये एयर पैसेज वेज भी जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही शामिल हैं। लंग्स में आप देखें तो ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी हैं, पिंकिश कलर होता है इनका अपीयरेंस में, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो हैं वो रैप हुए हुए होते हैं, यानी जो आउटर इसकी जो लेयर मौजूद होगी इसके इर्द गिर्द वो प्लूरल मेम्ब्रेन की होगी। जो स्पेस है प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान उसमें एक फ्लूइड जो है वो फिल हुआ होता है जो कि काम करता है एज अ लुब्रिकेंट के, जिस तरह मशीनों में जो ऑयल वगैरह डाला जाता है वो लुब्रिकेंट का काम करता है, सेम इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में भी एक ऐसा फ्लूइड रखा है जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन के जो इसके दरमियान जो स्पेस मौजूद होती है वहाँ मौजूद होता है। इस लुब्रिकेंट की वजह से जो है वो ब्रीदिंग जो है वो मूवमेंट ईजियर हो जाती है। लंग्स जो हैं वो एक बोनी केज में इनक्लोज होते हैं, और ये जो बोनी केज है वो स्टर्नम का बना होता है, यानी कि जो ओवरऑल जो है वो उसको हम रिब केज कहेंगे, और ये हमारी बैकबोन से शुरू होकर जो मतलब बैक हिस्से से पूरा शुरू होकर जो फ्रंट वाला पार्ट होता है लंग्स का वहाँ तक जो है ये 12 पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और जो रिब्स जो हैं वो अटैच होती हैं विद इंटरकोस्टल मसल्स के साथ,
और लोअर पार्ट जो होता है थॉरिक्स का, उसके नीचे जो है वो एक शीट होती है मसल्स की, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। और यही डायफ्राम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग अलग रखता है, यानी सेपरेट रखता है। हर जो लंग है वो मिलियंस ऑफ एल्वुलाई से बना होता है। अब यही चीज़ जो है आप इस डायग्राम के थ्रू देखें कि जो हमने अभी तक लंग्स को जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें आप देखें सबसे पहले जो एयर पैसेज वेज है ना वो यहाँ से आएंगे, सही। अब यहाँ पर हमें लंग्स की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आप देखें ये पिंकिश कलर का ही है, स्पंजी है ये। और यहाँ पर इसके बाहर जो है ये प्लूरल मेम्ब्रेन होगी इसके बाहर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ एल्वुलाई इसके अंदर जो है वो मौजूद होंगे। और इसका जो सामने वाला हिस्सा, इसके ऊपर जो है वो रिब्स आ रही होंगी इस तरह, और 12 पेयर्स होंगे। क्लियर है। और जो इसका ये वाला पार्ट है, इस हिस्से में होगा डायफ्राम, सही। अब इसी में देखें आप, यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये देखें, ये डायफ्राम का पार्ट है, ये शीट है, ये जो नज़र आ रही है। और यही जो है वो एब्डोमिनल कैविटी और जो ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी होती है उसको जो है वो अलग अलग करती हैं। और ये रिब्स केज में ये जो रिब्स हैं, ये देखें बैकबोन से पीछे से स्टार्ट हुई हैं, ये आगे तक ये फ्रंट में होंगी, और यहाँ पर ये दोनों आपस में यहाँ पे आके ज्वाइंट हुई हुई होंगी, ठीक है। और इस डायग्राम में आपको ये जो है ब्रांचेस भी इसकी नज़र आ रही हैं। और इसमें ये आप देखें तो थाउजेंड्स ऑफ एल्वुलाई जो हैं वो इसके अंदर, ये ब्रोंकियल ट्री इसके अंदर है पूरा। और एल्वुलाई का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें नज़र आ रहा है आपको। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो असल में एल्वुलाई है, और इसी जगह पर जो है वो गैसेस जो हैं वो कैपिलरीज के अंदर जो हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। आपकी बुक में भी एक डायग्राम दी गई है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसमें आप देखें ये नोज़ है, नोज़ की जो ओपनिंग्स होंगी यानी जहाँ से एयर एंटर होगी वो नॉस्ट्रल्स कहलाएंगी। नॉस्ट्रल्स के साथ ही ये देखें ये ओपनिंग आ गई है, यहाँ पर एयर पैसेज वेज है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये माउथ और ये टंग के ज़रिए भी ये आगे आपको ये माउथ कैविटी के बारे में भी ये इसमें दिखाया गया है। अब जहाँ पर ये जो नॉस्ट्रल्स और जो हमारे माउथ की कैविटी है, जब आप अपना मुंह खोल के आप इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर आप देखेंगे तो आपको सामने से एक हॉलो सी कैविटी नज़र आएगी। वो जो हिस्सा है जो ओरल कैविटी के साथ ही बिल्कुल होता है, मतलब सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो फेरिंग्स कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो एयर भी जो है उसी रास्ते से फेरिंग्स से ही पास होगी, जो हमारा खाना भी है वो उसी रास्ते से ही पास होके जो है वो फेरिंग्स के थ्रू ही जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ जब ये फेरिंग्स आगे आता है तो जब आगे आने के बाद ये वो पार्ट जहाँ पर ये दो हिस्सों में, यानी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्यूब है वो अलग एलिमेंट्री कैनाल, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। वो हिस्सा जो है वो लैरिंग्स कहलाता है। यानी लैरिंग्स वो हिस्सा है जहां पर ये दोनों सिस्टम अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन पास अंदर जो है वो लंग्स के अंदर पहुंचेगी, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेपरेट हो जाता है। और ये काम करता है यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक लिड है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में खाने को आने नहीं देता, यानी कि ये लिड की तरह काम करता है। और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी किस्म के फूड के जो ज़र्रात होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाते। अब इसके बाद ये आ जाता है ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया के ज़रिए जो है वो एयर पास होगी, इसके अंदर एंटर होगी। और उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये दो में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर उसको हम ये ब्रोंकस, जो ट्रैकिया को एक विंड पाइप भी कहा जाता है। और इसके बाद ये ब्रोंकस जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, जो कि ब्रोंक्यूल्स कहलाएंगे। यानी ये पहले ट्रैकिया दो में डिवाइड होगा, यानी यहाँ पर इस तरह होगा कि ये ऐसे, और फिर ये दो में डिवाइड हो गया। और फिर ये जो ब्रोंकस हैं उनसे जो हैं वो और मिलियंस ऑफ जो हैं वो और ब्रांचेस निकलेंगी, वो ब्रोंक्यूल्स कहलाएंगी। और ये आ गया लेफ्ट लंग और ये आ गया राइट लंग। और निचला वाला जो पोर्शन है, ये जो शीट नज़र आ रही है, वो आपको डायफ्राम की नज़र आ रही है। यानी वो डायफ्राम वो हिस्सा जिसमें थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट हो जाती है। सिंगली अगर हम देखते हैं तो एल्वुलाई जो है वो प्लूरल वर्ड है, एल्वुलस उसका सिंगुलर है। वो जो ये जो है असल में एल्वुलस ही रेस्पिरेटरी सरफेस है, और यहीं पर जो है वो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। ये पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर है और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है।
और 1 लेयर्ड सेल से ये बना होता है। और इसके इर्द गिर्द आप समझ लें एक डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है, यानी जो सबसे जो छोटी जो वेसल्स होती हैं बॉडी की, आर्टरीज और वेन्स के बाद जो वेसल कैपिलरीज, उनका यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ होता है। और इसी एल्वियलस के अंदर जो हैं वो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं एयर और ब्लड के दरमियान। एयर पैसेज वेज जो है वो, मतलब मैंने आपको शुरू में डायग्राम के थ्रू भी बताया है कि एयर पैसेज वेज में जो है वो नॉस्ट्रल शामिल हैं, ट्रैकिया शामिल है, ट्रैकिया के बाद है ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स। और जो एयर है वो यहाँ से आउटसाइड एंटर होती है नेजल सैक के थ्रू ही, यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एयर एंटर होती है। अब जो कम्प्लीटली एयर जो है वो यानी ऑक्सीजन सिर्फ अंदर नहीं जाएगी, पूरी की पूरी एयर जो है वो बॉडी के नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है वो लंग्स तक पहुंचती है। और जो पूरा जो पैसेज होता है, यानी जिस जिस जगह से एयर गुजरेगी उसमें एक म्यूकस की एक लाइनिंग होती है और वो सीलिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि आप ये समझ लें इसमें एक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। और यहाँ पर भी जो है वो इंटरनल सरफेस जो है वो इसका वो ब्लड कैपिलरीज से जो है वो मतलब यहाँ पर भी मौजूद होंगी, और जो जिसकी वजह से जो इनकमिंग एयर होगी, यानी कि जो एयर बॉडी से बाहर की तरफ आ रही होगी वो स्लाइटली जो है वो हॉट हो जाती है, यानी जो अंदर एंटर हो रही होगी उसके मुकाबले में वो स्लाइटली हॉट होती है। और इसके अलावा जो नेजल सैक के अंदर जो हेयर्स की लाइनिंग है मैंने आपको बता दिया, वो एपिथेलियल लाइनिंग है। और जो म्यूकस जो है वो एयर को जो है वो क्लीन और जो क्लीन रखता है, और इसी जगह पे जो है वो डस्ट पार्टिकल और जो जर्म्स होते हैं वो मतलब यहीं पे जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। और जो अंदर ट्रैकिया के अंदर जो फेरिंग्स और लैरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में जो एयर दाखिल होगी वो जो है वो क्लीन होती है। और यही इसके बाद आता है फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया में आपको मैंने बताया है ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। नेजल सैक्स जो होते हैं यानी नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो एयर अंदर आ रही है जिनके थ्रू, वो जो है ओपन होते हैं एक ट्यूब के अंदर, लॉन्ग ट्यूब के अंदर, जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं। इसके बिल्कुल बिगिनिंग पे ही एक बॉक्स लाइक लैरिंग्स या फिर साउंड बॉक्स मौजूद होता है, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड जो हैं वो मौजूद हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो ओपनिंग होती है लैरिंग्स की उसे ग्लॉटिस कहा जाता है, जिसके ऊपर एक लिड लाइक कवर लगा होता है जो कि एपीग्लॉटिस है। और एपीग्लॉटिस ही जो है वो जब हम जो खाना खा रहे होते हैं या पानी वगैरह पी रहे होते हैं तो ये जो है वो क्लोज हो जाता है। एपीग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस, ये इसको क्लोज कर देता है ताकि कोई भी फूड जो है वो ट्रैकिया के अंदर दाखिल ना हो। ये बात मैंने आपको पहले भी इसमें एक्सप्लेन की है। ट्रैकिया का जो है वो सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं, यानी ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होगा, इस तरह के रिंग्स होंगे इसमें। तो ये जो है वो इसको कलेप्सिंग से जो है वो बचाते हैं, यानी कि ये मतलब इसमें कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होगा। आगे चल के यही ट्रैकिया जो है वो थोरेसिक कैविटी का जो सेंटर होता है इसमें ये बाइफरकेट्स का मतलब है ये डिवाइड हो जाते हैं 2 स्मॉलर डक्ट्स में, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब सिंगल अगर बोला जाएगा तो उसको ब्रोंकस कहा जाएगा। ये भी सी शेप्ड जो है वो कार्टिलेजिनियस रिंग्स पे ही मुश्तमिल होते हैं, यानी इस तरह के होंगे ही वो, ठीक है। और ब्रोंकस का जो है वो ईच साइड जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। और जो ये जैसे ही ये एंटर होता है लंग्स के अंदर तो ये ब्रेक होकर बहुत ज़्यादा स्मॉलर डक्ट्स बनाते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और हर ब्रोंक्यूल जो है वो एक थिन ट्यूब होती है जिसके जो कि एक ओपन हो जाता है एक एयर सैक यानी एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको एल्वियोलाई कह रहे होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो कितने उसमें जो है वो पार्ट इन्वॉल्व हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रोसीजर जो है ब्रीदिंग का ये किस तरह होता है। अब इसको मैं ओवरऑल आपको दोनों को समराइज करके बता देती हूँ कि जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का असल में वो वेंटिलेशन का अमल है। और इसमें 2 प्रोसीजर इन्वॉल्व हैं, एक है इंस्पायरेशन,
इंस्पायरेशन को ही इनहेलेशन कहते हैं और दूसरा है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन को एक्सलेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन के अंदर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एयर पैसेज वेज के ज़रिए जो है वो लंग्स में जो है वो एंटर हो रही होती है और इसमें इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं और डायफ्राम भी इसमें हेल्प करता है और यहाँ पर यानी जो थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज हो जाता है और जो बाहर से दाखिल होने वाली जो एयर है वो तेज़ी के साथ अंदर दाखिल होती है और ये जो थोरेसिक कैविटी है वो जो है वो उसका साइज इंक्रीज होने की वजह से जो एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर ये डायफ्राम जो होगा वो अप जाएगा, यहाँ पर आप देखें तो ये जो चेस्ट है वो अप होगा, यानी अप होने का मतलब है वो एक्सपैंड करेगा। जो अंदर दाखिल होने वाली एयर होगी उसका प्रेशर जब वो अंदर जा रही होगी तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचेगी उसका प्रेशर जो है वो इस तरीके से डिक्रीज हो जाता है और जो आसानी के साथ जो है वो एल्वेलाई जो हैं वो ऑक्सीजन को कैपिलरीज के अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ये जो है वो कहलाता है इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। दूसरा जो प्रोसीजर है उसमें आ जाती है ये ब्रीदिंग आउट या फिर एक्सपायरेशन या फिर एक्सलेशन इसको कहा जाता है। ये जो है वो इंस्पायरेशन का रिवर्स है। रिवर्स का मतलब है इसमें जो है वो जो कुछ भी प्रोसीजर इंस्पायरेशन में हुआ है वो उसके लिहाज से ये यानी इसमें जो है वो एयर अंदर एंटर हो रही थी तो इसमें जो एयर है वो बाहर पास आउट होगी। अब इस प्रोसीजर में जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो रिब्स हैं वो मूव्स करती हैं इनसाइड और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। ये दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ है वो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा क्योंकि इसके ऊपर जो है वो एयर प्रेशर पड़ रहा होगा लंग्स के ऊपर। दिस फोर्स द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी। अब ये जो भी प्रोसीजर हुआ है, जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, इनकी वजह से जो है वो जो एयर है वो लंग्स में के ज़रिए बाहर पास आउट हो जाएगी।